गुरुदत्त की 1959 की क्लासिक फिल्म कागज के फूल का बेहद खूबसूरत तराना है कैफी आजमी का लिखा हुआ, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यही एहसास अब हो रहा होगा, क्योंकि यूरोप और नेटो, बेसिकली नेटो अमेरिका और यूरोप ही है। यूरोप ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि वो गल्फ वॉर 3 में बिल्कुल शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए वो अपने शिप्स भेजे, और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत साफ कर दिया है कि वो इस वॉर में शामिल नहीं होने वाले हैं। ये कोई एकाएक नहीं हुआ है। यूरोप और अमेरिका का जो आपस में ब्रेकअप है वो उसका सिलसिला काफी समय से चल रहा था। अभी दावोस में ही इसी साल डोनाल्ड ट्रंप खरी खरी सुना के गए थे यूरोप को कि, और ये कहा था कि उन्होंने नेटो का मतलब क्या है, नेटो का मतलब सिर्फ अमेरिका है। लेकिन अब जब उन्हें ईरान ने घेर लिया है और उनके गल्फ में एलाइज पर लगातार हमले कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को सडनली अपने एलाइज की याद आ रही है। उन्होंने शायद इतिहास से सबक नहीं सीखा, क्योंकि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पे हमला किया था तो उन्होंने काफ़ी सारे एलाइज इकट्ठे किए थे, अफगानिस्तान पे हमला किया था, काफ़ी सारे एलाइज इकट्ठे किए थे। और जॉर्ज बुश, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर थे, जब उन्होंने पहली गल्फ वॉर लड़ी थी तो 39 देशों का कोalition था, और जिसको यूनाइटेड नेशन से भी सैंक्शन हासिल थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ युद्ध तो उन्होंने शुरू कर लिया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अकेले इससे उनका निपटारा नहीं होगा। लेकिन तब तक उनके सब बिछड़े सभी बारी बारी वाला सिलसिला हो गया है। सुरेंद्र जी, फ्लैश पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब क्या विकल्प है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यूएस इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा, यहां तक कि अभी इजराइल उनके साथ है। लेकिन क्या यूएस अब इजराइल को फॉलो कर रहा है या इजराइल यूएस को फॉलो कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस वक्त, जो आज 18th डे है वॉर का। और ये कहना भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजंस ली हैं इस वॉर की, डिस्पाइट मेनी ऑफ द थिंक टैंक्स और उनके अपने आर्मी के जो चीफ थे, जो उनके सिक्योरिटी चीफ थे, उन सब की राय के खिलाफ इन्होंने वॉर छेड़ दी थी। और उस वक्त छेड़ दी थी जबकि बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ गई थी। तब तक यूरोप साथ था, बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई ना कोई हल निकल जाए, और टॉक्स भी हो रही थी। और यूरोप को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार वो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये इस वॉर में नहीं, इससे पहले भी कई बार कर चुके हुए हैं। कभी वो अगर आप देखिएगा कि जब वो फलस्तीन के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं विथ इजराइल, तो पीस प्लान बनाते हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं और कहते हैं कि यूरोप एकदम तैयार हो जाता है पहले कि मैं बात करूंगा, और बाद में कहते हैं कि ये यूएन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो वैसी वैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जहां यूरोप थोड़ा सा अपनी पब्लिक को भी देखने का है उन लोगों को। और यहां पर भी इस वक्त भी शुरू में फ्रांस, यूके ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी कि वो उनके साथ स्टैंड बाय करेंगे, लेकिन आप देखिए वो कितना टॉन्ट मार रहे थे यूके को, फिर बाद में फ्रांस को। अभी भी वो खूब जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज आ जाएं, लेकिन साफ बोल दिया है जो यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप है कि दिस इज नॉट ए यूरोपियन वॉर। और वो नहीं चाहते हैं कि उनके एरियाज भी या उनके ट्रूप्स, जैसे साइप्रस में थे, कई इटली में हैं, कई और जगहों पे हैं, तो वहां पर उन पर अटैक हो। और साथ ही ऐसा है कि यूरोपियंस भी कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस कर रहे हैं ईरान के साथ कि उनका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनके ऑयल के शिप्स भी आ जाए।
तो ये बातचीत चल रही है, उनके शिप्स आते हैं कि नहीं आते हैं, जैसे बाकी 4 कंट्रीज के आ रहे हैं। तो ये एक इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप बोल रहे हो कि यूएस अलग पड़ गया है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन में क्या आगे कर देंगे इसका भी बहुत बड़ा डर लग रहा है। जैसे आप कह रहे थे आज, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान की अभी की जो रिजीम है, क्लेरिक रिजीम ही है, सक्सेसर रिजीम टू अली खामनेई, ये रिजीम जो है अब पावर कंसोलिडेट कर रही है और धीरे धीरे इसके सत्ता के लीवर्स पे जो है पकड़ मजबूत हो रही है। और अगर हम वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक पिछली खबर को याद करें जिसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट के बारे में असेसमेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी हमला ईरान पर वो रिजीम चेंज के तौर पर उसका नतीजा नहीं निकलने वाला है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने हालत क्या है कि जिस रिजीम को वो बदलने के लिए या जिसको वीकन करने के लिए वो गए थे, ना सिर्फ उस रिजीम ने पावर कंसोलिडेट कर लिया बल्कि वो शायद बहुत ज़्यादा अपने मुज्तबा खामनेई की जो रिजीम है वो शायद अपने फादर की रिजीम से भी ज़्यादा हार्डलाइनर है। देखिए ऐसा होगा। फिलहाल अभी अभी जो एक ताज़ा खबर आ रही है, जो ईरानियन इस वक्त सीनियर ईरानियन टॉप फिगर हैं अली लरिजानी, और इजराइल मीडिया और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि दैट ही हैज बीन असैसिनेटेड, किल्ड इन द यस्टरडेज अटैक। और साथ में वो भी बोल रहे हैं कि उनका साथ जो एक और उनकी जो पैरामिलिट्री के थे, गुलाम रजा सोलेमानी जो हैं, उनके बासिज पैरामिलिट्री फोर्स उनकी है यूनिट कमेटी की, वो भी that person has also been assassinated in yesterday's attack. ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि मुश्तबा जो इनके इस वक्त स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये अली लारिजानी वही है जिन्होंने कुड्स डे पे तेहरान में खुलेआम मार्च किया था। इनकी हमने फोटो देखी थी। जी 13 अभी लास्ट वीक में ही, लास्ट फ्राइडे को जो थे, ये 13th को मार्च को वो क्वाद का एक उनका रिलीजियस फेस्टिवल वॉक था जिसमें दोनों प्रेसिडेंट और अली लरिजानी दोनों बाहर थे, लोगों से बात कर रहे थे, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, यहां तक कि प्रेसिडेंट मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के लोगों को वेव दे रहे थे और एनकरेज कर रहे थे पब्लिक को। जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं ईरान में। और आपका ये कहना सही है कि देखिए उन्होंने कुछ पोजीशंस अनाउंस भी कर दी हैं जो नए उन्होंने मिलिट्री टॉप ऑफिसर्स बना रहे हैं। अब लरिजानी का अगर आप प्रोफाइल देखते हैं, लरिजानी एक ऐसे फिगर थे जो कई बार जनीवा गए हैं, बातचीत की है, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में आए थे, जिनके ऊपर एक भरोसा किया जा सकता था कि वो ईरानियन मैच्योर्ड और थोड़े मॉडरेट लीडर्स थे जो कि एक बातचीत और नेगोशिएशंस में करेंगे। अब एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जैसे ऊपर की टॉप लेयर को खत्म किया जा रहा है ईरान की, और सेकंड लेयर तैयार है, वहां रिसिलियंस भी है और लेयर्ड लीडरशिप भी तैयार है। अगर टॉप मैच्योर्ड पीपल हु कुड टेक मेजर डिसीजंस आर बीइंग एलिमिनेटेड, तो आप सोचिए जो हार्डलाइनर ऊपर आ जाएंगे, जिनकी ऑलरेडी कहीं पे नेटवर्किंग नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो एक और टफ बनता जाएगा। और अगर ऐसे लीडरशिप को टारगेट करता रहा इजराइल, वो ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट टू टॉक टू देम। रिजीम चेंज तो अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो 2003 में इराक की हो गई थी। इराक में भी आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने एलिमिनेट किया, और आज तक इराक वापस अपने स्टेबिलिटी में नहीं आया है और ना ही कभी हो रहा है। और बाद में एक टफ मिलिटेंट ग्रुप्स की क्रिएशन हो गई थी। तो क्या इजराइल का भी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आप इजराइल का देखिए, जो न्यूट्रलाइजेशन का जो टूल है अपने ऑपोजिशन के तमाम बड़े नेताओं को, वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं देता है। अगर आप ये देखें
कि इजराइल के सामने पहले पीएलओ था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हिजबुल्लाह से हमास। तो जो सिलसिला है वो कट्टर से कट्टरतम की तरफ बढ़ रहा है, और जो अगला सक्सेसर ग्रुप आता है वो पहले से ज्यादा कट्टर होता है। बिल्कुल। आप देखिए, ईरान के पास अब दो तरीके रहा नहीं है। एक तरह से वो नेगोशिएशंस नहीं कर सकता है, टॉक्स नहीं कर सकता है। टॉक्स करते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है, और वो कहते हैं मरता क्या ना करता, अगर आप खत्म हो रहे हो, अगर मुझे आप मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको भी ले डूबूंगा साथ। और वही वो इसी वजह से जो 14 कंट्रीज जो उनके सराउंडिंग नेबरहुड में हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के, उन पे अटैक हो रहा है जहां पे अमेरिकन सेंटर्स हैं। और आप देख लीजिए, एक साइप्रस के बाद उन्होंने अब यूरोपियन यूनियन के किसी ऐसे अटैक पे नहीं किया है। अब ज्यादा सारा अमेरिकन के ऊपर ही हो रहे हैं। जैसे कल इराक की एम्बेसी पे इतना हैवी अटैक हुआ था, या अबू धाबी में एक और सिविलियंस की डेथ हो गई थी। अब देखिए, अगर टोटल आप मिलाते हो इन कंट्रीज में, लेबनान में देख लीजिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, थाउजेंड्स आर इंजर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। और जो फलस्तीनियन या गए हुए थे डिस्प्लेस होके लेबनान में, अब लेबनान से भी उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? कोई ना कोई तो इनको यूज कर लेगा, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ टेररिज्म, ऑन द नेम ऑफ मिलिटेंसी। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं पे कहीं दिख ही नहीं रही है कि उनको कैसे हम रिक्लेम करें या रीएस्टैब्लिश करें उन लोगों को। तो थिंग्स आर नॉट गुड एज सच। और ईरान को अगर ऐसा करना शुरू कर दिया, जो कि कितना पुराना सिविलाइजेशन है, तो उनका क्या होगा? और आप देखिए उनके नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं। मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसी पाउंडिंग होती रही, क्योंकि कल रात को बहुत मैसिव पाउंडिंग हुई है, और ऑलरेडी कुछ यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि hundreds of thousands of people have started claiming to move out of that place. उनका 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान का। तो लोग कहां जाएंगे? लोग जाएंगे टर्की में, ईरान में, ईरान कह रहा हूं, पाकिस्तान में चले जाएंगे, या जो भी बॉर्डर्स एरिया स्टेट्स हैं उनके साथ, वो वहां पे चले जाएंगे। जी जी, अर्मीनिया है, तुर्कमेनिस्तान है। तो काफी कंट्रीज हैं जिनके साथ उनका बॉर्डर हो रहा है, और कई लोगों की मूवमेंट हो जाएगी, और ये मिलियंस ऑफ पीपल विल हैव टू मूव अगर यहाँ पे पाउंडिंग होगी। एक क्लेम जो वहां का ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, जैसे हमारी यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, वैसी रेड क्रिसेंट सोसाइटी कह रही है कि 10,000 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन अटैक्ड इन ईरान, जिसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारा एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लोग बाहर निकल जाएंगे, उनकी एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स नहीं रहेंगे, ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए कितना एक मेस बनता जा रहा है, और उस मेस में केओस जो हो रहा है इस वक्त बड़ा डेंजरस है ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबल जो अभी आप देख लीजिए, ऑयल के ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हुई हैं, रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 103 या 105 तक शायद बढ़ा है, कल तक $100 का एक बैरल था। तो ये सारी डिफिकल्टी, ये गल्फ कंट्रीज जो है, जीसीसी कंट्रीज में भी, जैसे यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, शायद जीसीसी कंट्रीज में भी, खासतौर पर जहां पर अमेरिकन बेसिस है, वहां पे भी कुछ चर्निंग चल रही है। उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अमेरिकन बेसिस बल्कि लिए उनकी सुरक्षा की बजाय उनके लिए लाइबिलिटी बन गए हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जीसीसी कंट्री जो है वो खुलकर सामने नहीं आई है जिन्होंने सपोर्ट किया हो कि नहीं, ईरान पे जो एक्शन है वो बहुत अच्छा था, हम इसमें बराबर के भागीदार हैं या सहभागी हैं। बल्कि उन्होंने अब तक अपने आप को इस एक्शन से अलग किया है, और बहुत सारे तो पब्लिकली उनके टॉप लीडर्स के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस युद्ध से सहमत नहीं हैं, हम चाहते थे कि इस मसले का बातचीत से निपटारा हो। तो ना तो गल्फ के एलाइज डोनाल्ड ट्रंप के साथ लग रहे हैं, ना यूरोप के एलाइज। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को कब तक चलाएंगे? यूरोप का, जैसे हम कह रहे हैं कि बिल्कुल साथ अभी तक नहीं मिल रहा है, डिस्पाइट मैसिव रिक्वेस्ट जो दोबारा बार बार वो कर रहे हैं। यहां तक वो उन्हें क्लेम भी कर रहे हैं कि वो खुश नहीं है उनके साथ या नाटो के
forces will have to suffer. Similarly, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका आप देखिए इकोनॉमी में कितना असर पड़ रहा है, और उनकी टॉप लीडरशिप परेशान होगी कि पब्लिक के प्रोटेस्ट कल ना हो जाएं दोबारा उनके अगेंस्ट, उनकी रिजीम के उनके अगेंस्ट। और वैसा कई बार हुआ है, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था, कुछ चीजें हुई थी। अगर ऐसे ही लोगों की रिसेशन होता रहा, इकोनॉमी में पैसा नहीं कमा पाए, जो लोग उनके लिए हेल्प कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस का कोलैप्स होना शुरू हो गया। आज देखिए खाली हैं कई टाउन्स, इवन दो क्लेम कर रहे हैं कि सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जो पिक्चर्स आ रही हैं कि कितने खाली खाली रोड्स हैं, और मैक्सिमम लोग जो बाहर के थे कोशिश कर रहे हैं बाहर वापस चले जाएं। जैसे 1.5-2 लाख तो इंडियन आ चुका है वापस। सिमिलरली यूरोपियन सारा निकल रहा है, वहां से चला गया है। तो एक यूएई में या कतर में एक बड़ा मैसिव गैप आने वाला है। अगर डायस्पोरा चला जाता है, इकोनॉमी उनकी डाउन हो जाती है, एक रिसेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेशन रेट बहुत मैसिव बढ़ जाएगा, और उस चीज का डर है कि लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पे ना निकल जाए कि आप क्यों अमेरिकन के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। एक यही वजह है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से अटैक नहीं ईरान पे कर रहे हैं, नहीं तो कलेक्टिवली वो अटैक भी कर सकते थे। अगर ये सऊदी अरबिया, गल्फ कंट्रीज वगैरह, उनके पास भी अपनी पर्सनल कुछ है, और मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज वुड बी हैप्पी टू टारगेट देम। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी चल रही होगी। मुझे तो आइडिया था कि ओआईसी या जीसीसी के लोग अभी तक मीटिंग्स कर चुके होंगे, और कहीं ना कहीं ईरान और दोनों यूएस को समझा रहे होंगे कि लेट्स कॉल इट ए सीज फायर सॉर्ट ऑफ ए थिंग, वेयर दोनों पार्टीज को लगे कि हम विन विन पोजीशन है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह टॉप लीडरशिप्स को खत्म किया जा रहा है, स्पेशली अगर अली लरिजानी की खबर सही है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा ईरान को, और एक और फ्रस्ट्रेशन आएगी। जूनियर लीडरशिप सीनियर लीडरशिप बन जाएगी, और जूनियर लीडरशिप जो है वो ज्यादा हार्ड लाइन हो जाएगी। उन लोगों को आइडिया नहीं होगा, एक तो रिवेंज का बहुत रहेगा, और दूसरा वो ज्यादा मैं ये कहूं कि फंडामेंटलिस्ट बन जाएंगे इस चीज को लड़ने के लिए। तो बाकी स्टेट्स में जहां जहां यूरोप अमेरिकन का यूएस का जो पोजीशनिंग होगी, उसके लिए और प्रॉब्लम हो सकता है, और यूएस को भी फिर मैसिव रिस्पांस दोबारा करना पड़ेगा। तो ईरान की कंडीशन तो बुरी होगी, सारे गल्फ कंट्रीज की भी इक्वली हो सकती है। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आएगी कि नहीं आएगी, बल्कि अभी उन्होंने नेटो को ही धमकी दे डाली है कि अगर नेटो उनकी मदद के लिए नहीं आता है तो ये नेटो के लिए बहुत बहुत उनके फ्यूचर के लिए खराब बात होगी। देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा। अभी के लिए इतना ही सुरेंद्र जी, आपसे अगले अपडेट के लिए फिर से मुलाकात होगी। लुकिंग फॉरवर्ड।